हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है गुप्त वंश। दोस्तों, हम गुप्त वंश की फुल डिटेल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप इससे रिलेटेड ट्रिकी वीडियो, आप गुप्त वंश को याद करने के लिए ट्रिकी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन से क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश भी एक महान वंश हुआ है मौर्य वंश की तरह, जिसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में। लेकिन इसका जो एक्चुअल में संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। लेकिन स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। ये याद रखना है आपको, 275 ईस्वी में। गुप्त वंश की कई बातें हैं, जैसे गुप्त वंश को कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए तो कला और साहित्य का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश को। गुप्त वंश को हिंदू धर्म और विज्ञान का भी स्वर्ण काल माना जाता है। हिंदू धर्म का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? गुप्त वंश को। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना मैंने बता दिया आपको, श्रीगुप्त ने की थी 275 ईस्वी में। उसने शासन किया 275 से 300 ईस्वी तक। उसके बाद सम्राट कौन बना था दोस्तों? घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त बना 300 से 319 ईस्वी तक सम्राट रहा। इससे रिलेटेड एक ताम्रपत्र भी मिला है। चंद्रगुप्त प्रथम जो था, घटोत्कच गुप्त के बाद सम्राट बना। चंद्रगुप्त प्रथम इंपॉर्टेंट शासक रहा है। 319 से 335 तक इसने शासन किया और इसने एक उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा अभी आपको। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। और गुप्त वंश और शक संवत के बीच 241 वर्ष का अंतर है दोस्तों। कितना? 241 वर्ष का शक संवत और गुप्त वंश के बीच। चंद्रगुप्त वन का जो था दोस्तों, विवाह किसके साथ हुआ था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। कहाँ की राजकुमारी थी दोस्तों? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ उसका विवाह हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। और उसे दहेज में वैशाली मिला था दहेज में। चंद्रगुप्त एक के बाद दोस्तों कौन बना था? समुद्रगुप्त, जो काफ़ी लोकप्रिय सम्राट माना जाता है। समुद्रगुप्त, जिसका शासन 335 से 375 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी जो थी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी, उसका पुत्र था, इसलिए उसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त में दोस्तों 9 और दक्षिण में 12 विजय हासिल की थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सम्राट हुआ है। इसने जो आर्यावर्त में 9 और दक्षिण में 12 युद्धों में विजय हासिल की थी। इस वजह से समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? नेपोलियन। किसका? भारत का नेपोलियन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था दोस्तों? वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था भारत का। और कौन है वी स्मिथ? उसका फुल नेम क्या है? विसेंट स्मिथ। उसकी एक बुक भी है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा है। नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन था 1804 से शुरू हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का शासक बना था। कहाँ का? फ्रांस का। 1804 में। नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है। नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध वाटरलू का युद्ध था। वाटरलू का युद्ध। अब वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1815 में। 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों, समुद्रगुप्त से रिलेटेड जानकारी, जैसे हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने।
हमें समुद्रगुप्त कालीन एक सिक्का भी मिला है जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्के पे क्या मार्क किया गया है? वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, वीणा। तो आगे बात करते हैं। श्रीलंका के राजा ने श्रीलंका का राजा कौन था उस समय? मेघवर्मन। मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के समय में अपना राजदूत भेजा था। तो दोस्तों किसने भेजा था? मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के दरबार में राजदूत भेजा था, समुद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। तो उसने क्या बोला था कि बिहार के बोधगया में वे महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाना चाहते हैं। दोस्तों समुद्रगुप्त को क्या धर्म प्रचारक भी कहा जाता है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचारक भी कहा गया है। समुद्रगुप्त ने अपने दरबार में एक बौद्ध भिक्षु को भी संरक्षण दिया था। बौद्ध भिक्षु को संरक्षण किसने दिया था अपने दरबार में? तो समुद्रगुप्त ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है। समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों रामगुप्त राजा बना था, जो एक अयोग्य शासक हुआ है। रामगुप्त को किसने पराजित किया था दोस्तों? हुणों ने पराजित किया था। रामगुप्त इतना शक्तिशाली राजा नहीं बना, वो एक अयोग्य राजा था। रामगुप्त की पत्नी का नाम था दोस्तों ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। और समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों कौन बना? रामगुप्त। रामगुप्त 375 से 380 तक राजा रहा, जो कि एक अयोग्य राजा था। और उसको किसने पराजित किया था दोस्तों? रामगुप्त को हुणों ने पराजित किया था। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी किसकी पत्नी का नाम था? रामगुप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मारकर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था, इसलिए मैंने उसकी पत्नी का नाम आपको बताया है। तो 380 में चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना, किसको मारकर? अपने भाई रामगुप्त को मारकर, ठीक है। रामगुप्त को मारकर उसने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसे देवगुप्त भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन यहाँ से दो बन जाते हैं कि सबसे पहले चांदी के सिक्के कब चले? तो गुप्त वंश में। और किसने चलाए थे दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली के लौह स्तंभ का, कहाँ का? महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो अभी ये दिल्ली में है और इसको आज तक जंग नहीं लगा। चंद्रगुप्त के दरबार में अकबर की तरह नवरत्न भी रहते थे। देवी चंद्रगुप्त पुस्तक कालिदास ने लिखी है, इससे गुप्त वंश की हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि देवी चंद्रगुप्त पुस्तक किसने लिखी? देवी चंद्रगुप्त पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी कालिदास ने। और इसे हमें क्या? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। अमर सिंह, शंकु, ब्राह्मणिर आदि ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान चीनी यात्री भारत आया था। तो फायान चीनी यात्री भारत कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। उसने 399 से 412 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। तो फायान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है पेपर में। 399 से 412 तक उसने भारत की यात्रा की। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन बना था? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन बना? कुमारगुप्त राजा बना था। कुमारगुप्त प्रथम, इसको हम बोलते हैं कुमारगुप्त प्रथम, जो 415 से 454 तक राजा रहा। सबसे ज़्यादा अभिलेख और ताम्रपत्र किससे रिलेटेड मिले हैं दोस्तों? कुमारगुप्त से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह विष्णु का उपासक था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि विष्णु का उपासक कौन सा गुप्त सम्राट था? तो था तो कुमारगुप्त इसका आंसर है।
कुमारगुप्त ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कुमारगुप्त ने। और इसको नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने था दोस्तों? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। तो दोस्तों कुमारगुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो बिहार में था। इसे जलाया किसने था दोस्तों? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे कुमारगुप्त के बाद कौन बना दोस्तों? स्कंदगुप्त, 455 से 467। एक बात हो दोस्तों, कुमारगुप्त के समय ही सबसे ज़्यादा हुनों ने आक्रमण किए थे। कुमारगुप्त ने तो रजत की मुद्रा चलाई थी, उस पर मयूर का चित्र लगा होता था। जो चांदी की मुद्राएं थी उस समय, कुमारगुप्त के समय, उन पर कौन सा चित्र था? मयूर का। तो इसके बाद कौन बना था? स्कंदगुप्त, 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त ने कौन सा निर्माण करवाया था दोस्तों? स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त का गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो था, स्कंदगुप्त ही था। इसके बाद जो था गुप्त वंश का पतन आरंभ हो गया था धीरे धीरे। स्कंदगुप्त के बाद कौन बना दोस्तों? पुरवगुप्त, जो 467 से 473 ईस्वी तक शासक रहा। और कुमारगुप्त द्वितीय 473 से 476 ईस्वी तक शासक रहा। इसके बाद बुधगुप्त बना, 476 से 495 ईस्वी तक। दोस्तों यहाँ पे सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ देखने को मिली थी। गुप्त के समय की हमें कई प्रमाण मिले हैं इससे रिलेटेड। इससे बाद कौन बना दोस्तों? नरसिंह बालादित्य, जो मगध का था। मतलब बुधगुप्त के बाद दोस्तों शासक, इनके गुप्त वंश के शासकों ने अलग अलग हिस्सों को बांट लिया था राज्य को। जैसे नरसिंह बालादित्य जो बना था वो मगध का राजा बना था, 495 से 530 तक रहा वो। और वैन्यगुप्त किसका था? वैन्यगुप्त बंगाल में बना 507 में। तो भानुगुप्त था, भानुगुप्त मालवा का रहा 510 में। सॉरी दोस्तों, गुप्त वंश का जो भानुगुप्त था उससे रिलेटेड हमें दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था और सती प्रथा जैसी बुराइयां के साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने ऊपर आपको बुधगुप्त के बारे में बताया, लेकिन बुधगुप्त का नहीं है, भानुगुप्त का जो है हमें साक्ष्य मिला है सती प्रथा का। इसके बाद कौन बना दोस्तों? कुमारगुप्त तृतीय, 530 से 543 ईस्वी तक। और लास्ट में कौन बना दोस्तों? अंतिम शासक कौन था गुप्त वंश का? विष्णुगुप्त, 543 से 550 तक। 550 में फाइनली गुप्त वंश का पतन हो गया था। दोस्तों अब बात करते हैं चंद्रगुप्त II के दरबार में कौन से नवरत्न रहते थे। सबसे पहले था धन्वंतरी, चिकित्सा क्षेत्र से रिलेटेड। उसके बाद था खरपर, कवि था जो एक, कालिदास लेखक, वरामिहिर खगोल शास्त्री एक था, कक्षपन्नक ज्योतिष था जो एक, वररुचि संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड, वेताल भट्ट मंत्र शास्त्र से, और शंकु शिल्प शास्त्र से, और अमर सिंह थे। तो दोस्तों ये थे 9 नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो रहते थे। धन्वंतरी, खरपर, कालिदास, वरामिहिर, कक्षपनक, वररुचि, वेताल भट्ट और शंकु, और लास्ट में है अमर सिंह। तो ये नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो रहते थे। दोस्तों गुप्त वंश से रिलेटेड बहुत सी अच्छाइयाँ भी थी और बहुत सी बुराइयाँ थी। अच्छाइयाँ विज्ञान से रिलेटेड थी, और बुराइयाँ जैसे थी दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयाँ थी। बाल विवाह प्रथा भी इसी काल से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी गुप्त वंश के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर कुछ भी जानकारी रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।